देखो ये जो चीजें मैं करवा रहा हूँ रिवीजन में और हम सारा कर रहे हैं, उसके साथ आपने इसको और रीइंफोर्स कैसे करना है, टॉपिकल से। ठीक है, फॉरन जो आज यहाँ पे रिवीजन नहीं है, घर जाके टॉपिकल खोलो और क्वेश्चन उसके धड़ाधड़ करने शुरू कर दो, कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस। ऑलराइट, अक्टूबर नवंबर के भी करो। अगर बहुत ज्यादा शौक है तो 5 साल के वेरिएंट 1 और 2 दोनों कर लो। ठीक है, हाँ बस 5 साल तक रहना है न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी में। कोई सवाल तो नहीं है यहां तक? ओके चलो बस रिलैक्स करो और इस टॉपिक पे फोकस करो। ठीक है, मैं इसको एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी मिला के इसको रेडियो एक्टिविटी कह रहा हूं। या न्यूक्लियर फिजिक्स भी आप इसको कह सकते हो एज अ होल। ऑलराइट, हम इंशाल्लाह आज इसका काफी सारा पोर्शन कवर कर लेंगे और कल इसको कंक्लूड कर लेंगे। ऑलराइट, इसके अंदर बेटा दो टॉपिक्स है, एक है एटॉमिक फिजिक्स, दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स। शाबाश। देखो एटॉमिक फिजिक्स में जो कुछ आपने एटम के मुतालिक पढ़ा, यू आर गोइंग टू एड्रेस ऑल दैट इन दिस टॉपिक एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक के मुतालिक हमने फिजिक्स में तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ा। ऐसा ही है ना? सो ऑल दैट नॉलेज विच यू हैव गेन्ड अबाउट एटम इन केमिस्ट्री, दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल हियर इन फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स में क्या होता है? एटम एज अ होल। एटम क्या है? पार्टिकल्स। कौन कौन से उसके पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता हो। प्रॉपर्टीज में क्या चीजें आनी चाहिए? चार्ज क्या है इनके ऊपर, प्रेजेंस कहां है इनकी, और मैस क्या है। ये तो बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। राइट जी फातिमा बेटा, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ऑलराइट बेटा, साथ साथ इंटरेक्ट करते जाना है। जहां पर कुछ गड़बड़ हो फौरन मुझसे पूछना है, हेजिटेट नहीं होना प्लीज, क्योंकि अब जो टेस्ट आ रहे हैं ना वो बड़े सख्त चैलेंजिंग है, इसलिए आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए और खुद भी पढ़ो साथ के साथ। जी, प्रोटॉन्स पे क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के अभी पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे होता है? प्लस माइनस। ठीक है बेटा, न्यूट्रल होते कहां है? प्रेजेंस क्या है? शाबाश मोहम्मद, आप बताइए न्यूट्रॉन कहां होते हैं? न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पक्का? ऑर्बिट नहीं कर रहे उसे मोहम्मद? वो नहीं? अच्छा ओके। एंड ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन fixed orbits around the nucleus. मैस क्या है? देखो ये इतने छोटे हैं कि इनको हम ना किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, ना ग्राम्स में, ना मिलीग्राम्स में। वो गोल्ड किस में मेजर करते हो? तोले में, और वो माशे में और रत्ती में, और उसमें हम नहीं कर सकते। ये उससे भी छोटे हैं, बल्कि इंतहाई छोटे हैं, बल्कि 1 यूनिट है। यूनिट का मतलब पता है क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट चीज जिससे मिलके बड़ी चीज बनी। अगर मैं आपसे कहूं ये हमारी एकेडमी, आपका घर या स्कूल किस चीज से बना है, उसका 1 यूनिट क्या होएगा? 1 ब्रिक, एक ईंट उसका यूनिट है। वो ईंटें और मिला मिला के पूरी बिल्डिंग बनाई। तो यूनिट क्या उसका? बेसिक यूनिट ईंट। हमारा बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? 1 सेल। शाबाश, वेरी गुड। और सेल से टिश्यूज और ऑर्गन और सब चीजें बनी। ठीक है, इसी तरह से
मास का जो यूनिट है वो 1 प्रोटॉन। ठीक हो गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1। एटॉमिक मास यूनिट ATMU साथ लगता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 1। न्यूट्रॉन वो भी तकरीबन 1 ही है। और इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840, यानी 1840 1840 इलेक्ट्रॉन्स हों मिला के, तो कितना मास होएगा उनका? 1 प्रोटॉन के इक्वल। ये पूरा बैग है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने? 1840। और इधर क्या है? खाली 1 प्रोटॉन रखा हुआ है। ठीक है, ये बैलेंस हो जाता है। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है? निग्लिजिबल, बहुत ही कम। ठीक है, समझ में आया? ये बेसिक चीजें आई एम श्योर ये सबको आओ। ऑलराइट, एग्जिस्टेंस, चार्जेस, मास, तीनों चीज। ऑलराइट, न्यूक्लियस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके अंदर। किसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है भाई? जरा बताएंगे। अच्छा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात होगी, गुफ्तगू होगी। यानी एटम की बात नहीं होगी, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें उसकी बात होगी। बिल्कुल वैसी जैसे आपकी जहां पे आप रहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में हम उसकी स्ट्रीट की बात करते हैं, पूरी स्ट्रीट, मोहल्ला, दाएं बाएं, दोस्त अहबाब, घर, ये वो सब। और जब हम एक्सक्लूसिवली आपके घर की बात करें, योर हाउस, तो फिर वो हाउस और उसके अंदर की चीजों की बात करते हैं, फिर हम टाउन की बात नहीं। सो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टिपिकल क्वेश्चन आता है वो आता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? एक गोल्ड फॉइल, सोने का वर्क, जैसे चांदी के वर्क होते हैं ना, क्या नाम है आपका? नाम प्रिया। प्रिया, चांदी के वर्क देखे हैं ना, ऐसे ही सोने के भी वर्क। ही टुक अ गोल्ड फॉइल और उसमें से उन्होंने किसकी बम्बार्टमेंट की? इलेक्ट्रॉन्स की या अल्फा पार्टिकल्स की? अल्फा पार्टिकल्स। और वो उसमें से उन्होंने देखा कि सारे अल्फा पार्टिकल्स इसमें से गुजर रहे थे, और कोई एक आर्क जो था वो लॉन्ग, मतलब ह्यूज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए बस। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये डिराइव किया। अच्छा, ये उनको पता कैसे चल रहा था कि इसमें से सारे पास हो रहे हैं, कोई एक आध इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है? इस फॉइल में से, गोल्ड फॉइल है ये, एंड ही बम्बार्डेड देम। ये कोई गन समझ लो, चलो, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फा पे डबल पॉजिटिव होता है। ओके सर जी बेटा, सर उन्होंने सिर्फ अल्फा क्यों यूज किए? वो भी बताते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ये सारा होगी आई एम श्योर। या ओके, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स यूज किए। और अल्फा पार्टिकल्स इसमें से बहुत सारे पास हो गए, एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू, 1 और 2। तो ये जो पास हो रहे थे ना, यहां पर उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हुई, यहां पर भी, यहां पर भी, और इधर भी। फोटोग्राफिक प्लेट बिल्कुल जैसे आपका एक्सरे लेते हैं ना, चेस्ट का एक्सरे, सामने कोई प्लेट ला के रखता है, आपको खड़ा करता है, यूं सांस रोके, ऐसे एक्सरे जाते हैं और वो प्रिंट हो जाता है वहां पे ना, वो है फोटोग्राफिक प्लेट। दैट इज रिएक्टिव टू सर्टेन केमिकल्स। तो ये एनर्जी जब उस पर पड़ती है तो वो उसके वहां पे शेड्स बन जाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहां पर बहुत सारा शेड बना हुआ था। इट मीन्स के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच रहे थे। यहां पर एक आध बना, इट मीन्स कोई एक आध इधर भी आ रहा, राइट? तो फोटोग्राफिक प्लेट वाज यूज्ड टू
determine that most of the alpha particles they pass through the foil. अब सारा का भी क्वेश्चन है वैसे भी कि ये अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज है, और आपको पता है कि जो एटम है उसके सेंटर में कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, यूं लिख देते हैं चले, ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड ड्यू टू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो प्रोटॉन्स पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज एक्चुअली ऑन द होल ऑफ दिस न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। ये आप स्ट्रेट जा रहे हैं, इट मींस दिस एक्सपेरिमेंट इट एक्चुअली शोज 3-4 पॉइंट्स थिंग्स जो आप नोट कर लो। नंबर 1, एटम हैज लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। अब ये लार्ज एम्प्टी स्पेसेस थी तो इनमें से अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहे थे, ठीक है। खाली स्पेसेस है ना एटम में जिसमें से ये पास कर रहे होते हैं। अगर एक एटम में ले लूं और उसको मैग्नीफाई कर दूं पूरे कजाफी स्टेडियम के जितना बड़ा, तो पता है उसका न्यूक्लियस कितना बड़ा होएगा? एक टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल के साइज का उसका न्यूक्लियस होएगा, और एटम कितना बड़ा? कजाफी स्टेडियम के जितना। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अलावा बीच में एम्प्टी स्पेसेस कितनी ज्यादा, ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल्स को उसके ऊपर बम्बार्ड करके ही कंक्लूडेड दीज थिंग्स। नंबर 1, एटम हैज लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। नंबर 2, ये जो डिफ्लेक्शन हुई थी ये उसके न्यूक्लियस से हुई थी, और न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो सारा अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ये रिपल्शन की वजह से डिफ्लेक्शन हुई है विद अ लार्ज एंगल, ठीक है, इसलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल। जी सर, ये उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स फायर कैसे किए थे? बेटा अल्फा गन से हो सकते, जैसे आपकी पहले टीवी आते थे ना जो बड़े से साइज के होते थे, मोटे वाले टीवी, हाँ यस। उनमें वो पीछे सीआरओ होती थी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, वो यानी इलेक्ट्रॉन गन थी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसी तरह से वी हैव अल्फा गन एज वेल, ऑलराइट। ओके सर। तो ये उन्होंने उसमें किया तो वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, इट मींस अल्फा का पॉजिटिव और न्यूक्लियस का पॉजिटिव, उनमें से कोई एक न्यूक्लियस पे पहुंचकर वहां से डिफ्लेक्ट हो, तो शोइंग के न्यूक्लियस हैज yes positive charge on it, so the mass of the atom is concentrated at the nucleus which carries positive charge. The mass of the atom ओ यार एटम का मास जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, यानी सारे का सारा मास उसका किसकी वजह से है? न्यूक्लियस की वजह से, राइट। आपको पता है ना न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी जो बड़े मैसिव हैं, तो मास सारे का सारा कहां हुआ? सेंटर में, ठीक है। एंड इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से अल्फा लार्ज एंगल से, अब ये देखो ये इतना बड़ा एंगल है, ये तो स्ट्रेट जा रहा था ना, तो इतनी डिफ्लेक्शन शो की है, लार्ज एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुआ, ऑलराइट। ये दूसरा पॉइंट है। तो ये बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट नहीं करेंगे दूसरे को? नहीं, वो गुजर जाएंगे, एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा है ना। अब अगर हम हाइड्रोजन का ले रहे हैं, हीलियम का ले रहे हैं, तो इतने पूरे स्टेडियम में कितने दो नेगेटिव चार्ज सैरें कर रहे हैं, तो टकराने का चांस है उनके साथ, बड़ा काम रेयर, ठीक है। इसलिए तो इसीलिए इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। तो कभी कभी वो आपसे वो दे देते हैं ऑप्शंस, और इन 3-4 पॉइंट्स में से वो कोई एक आध पॉइंट लिखा हुआ होता है, वो अपनी तरह ध्यान रखते हैं इसका, ठीक है। आपके पास जितनी भी बुक्स हैं फिजिक्स की, उनको प्लीज जरूर रेफर करना फॉर दिस रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वहां पर डायग्राम भी होगी, मेरे अच्छी बनी हुई होगी और अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी, उसको पढ़ना है आप, राइट। और वहीं पे अपने नोट्स बना लेंगे साथ के साथ, ठीक हो गया। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है इसका एटॉमिक फिजिक्स का, ओके।
अच्छा जी, अब न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास न्यूक्लियस की बात होती है। सर आप दूसरा पॉइंट बता दें। तीन बता तो दिए। mass is concentrated at the nucleus is positively charged and large empty spaces are there in the atom. अब हम करेंगे बात न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर सर बीटा पार्टिकल इतने इतनी गाड़ी मुझे न्यूक्लियस से अटैक कर लेता हूं। हाँ अल्फा उससे मेरे पहले ही चलो। ऑलराइट बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है यस सर। कि नहीं है जरूरी? यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। यस सर। ऑलराइट, ऑक्सीजन का जो मैं एटम बनाऊं ऑक्सीजन, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितना मैस है उसका? 16। प्रोटॉन 16 है। 12 है। मैं लिख देता हूँ बेटा, जो जो कह रहे हो मैं 18, 16 और क्या 12 लिख देता हूँ। और कोई नंबर बता दो। 8 भी लिख दूं? अच्छा, प्रोटॉन नंबर कितना है उसका? 32। शाबाश। 8। कोई और? बता दो, ये सारे गलत हैं। शाबाश। 6। हाँ वेरी गुड, 6 हो गया। इसके अलावा भी कोई नंबर है तो बताओ प्लीज। 20। 9। 9। शाबाश, बड़ा इजाफा कर रहे हो मेरे इल्म में तुम लोग। भाई ऑक्सीजन जो होती है, सांस लेते हैं ना हम, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, कम से कम उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो पता होना चाहिए। 16। ये ना हो कि बात नहीं हो रही है हमारी ऑक्सीजन, फिर फंस जाएंगे हम। तो कौन कौन से बच्चे ऑक्सीजन से सांस लेते हैं? सारे। शाबाश। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास? थर्टी टू है। अबान वेरी गुड हो गया तुम लोग, शाबाश। और उसका मैथ्स कितना है, नंबर कितना है? कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, 8। नहीं सर ये 16 है और ये 8 है, और बाकी जो है ना सारी कहानी है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। फातिमा आप हमें बताएंगी, और उसके बाद यस दोहाब की बारी है, और फिर अरीशा। सर, क्या बताना? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा, उसका रोल नंबर पीरियोडिक टेबल में कितना है? सर 8। 8। शाबाश, देखा, शुक्र है कोई एक पढ़ा लिखा बच्चा है मेरी क्लास में, और एक दो यहाँ बैठे हुए हैं जो उस वक्त से हैरत से मुझे देख रहे थे, ये सर क्या लिखते हैं भाई, ये तुम लोग बता रहे हो तो मिले। 8 एटॉमिक मास कितना हो गया फिर उसका? 16। 16। कितने प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर? 8। और 8। न्यूट्रॉन्स? 8। सोच लो यार, 8 लिखूंगे 16 मैं क्या दोनों लिखे? 8। सर 8। ये क्या लिखा हुआ है? मैस। वजन किसकी वजह से होगा? न्यूक्लियस की वजह से। तो अगर प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन अगर 16 हो गए बेटा, तो मैस कितना हो जाएगा उसका? 32। इसलिए मिला के दोनों का मैस होता है, राइट? दोनों वैसे इक्वल ही होते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। जब इक्वल नहीं होते, किसी एक एलिमेंट के अंदर ही डिफरेंट एटॉमिक ये नंबर्स हों, तो उसको क्या कहते हैं हम? आइसोटोप। शाबाश, अभी उस पे आते हैं। ये क्लियर हो गया भाई कि जो मैस होता है दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक नंबर हो। जरूरी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का एंड प्रोटॉन्स का एक नंबर हो। क्यों? या एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल। पी ई, सॉरी एन लिख सकता हूं यहां पे और टी लिखता हूं। अगर ये हो बेटा 8, 7, तो इधर क्या आएगा? 8।
ए, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों मिला के तो बराबर होने चाहिए। जितने नेगेटिव के सोल्जर्स हैं उतने पॉजिटिव के सोल्जर्स होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट या न्यूट्रलाइज करेंगे, तो एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। जब एटम पे चार्ज हो जाए मोहम्मद तो उसको क्या कहते हैं? आयंस। यस, वेरी गुड, ओके। अब अगर कोई ऐसा नंबर हो सकते हैं मेरे पास, ये एलिमेंट पॉसिबल है प्रिया? और एक एलिमेंट ये बन गया मेरा, चलो फिर एंटी से ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तो 8 और 8 था, तो ये न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। यस सर। तो जब न्यूट्रॉन डिफरेंट हो तो वो क्या बनता है? आइसोटोप। तो ये दो ऑक्सीजन के, ये तीनों ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। ऑलराइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए। जब मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट किए तो ये क्या बन गया? अब क्या बना? आइंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए मैंने, तो चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो एटम पे चार्ज हो तो उसको आइंस कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, प्रोटॉन्स चेंज कर, 8 9 7 कर दूं, अब ये आइन है या आइसोटोप है या कुछ और है? कुछ और है, पॉसिबल नहीं। ये एलिमेंट ही चेंज हो गया, ठीक है। यानी कुछ खुसूसियात होती है ना जो मैन में होती हैं, ठीक है, सारे एक जैसे, और अल्लाह पाक ने कुछ खुसूसियात उनसे अलग विमेन में रखी हुई, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना, प्रोटॉन नंबर, ये उसका असल है। इफ यू आर चेंजिंग द नंबर, प्रोटॉन नंबर, तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाए। ऑलराइट, सो प्रोटॉन्स आर सो इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन का एक नंबर इंक्रीज करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज, पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। तो प्रोटॉन से एलिमेंट चेंज होता है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होने से क्या होता है? आइसोटोप्स बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज होने से आइंस बनते हैं। तीनों चीजों का लिख लो प्लीज एग्जांपल के साथ। आइसोटोप्स में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, वो जरूर लिख लेना। आइंस का आपको पता है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आयन बन जाते हैं। देखो बेटा, मैंने आपके सामने ये 3 एलिमेंट्स जिनके प्रोटॉन नंबर्स डिफरेंट है, एक का 7 है, एक का 6 है, एक का 8 है। तो ये प्रोटॉन नंबर चेंज होने से एलिमेंट्स ही चेंज है। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसके एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। जैसे आपका क्लास में रोल नंबर होता था, ऐसे ही कोई कंप्यूटर नंबर भी होता है ना, चालान फॉर्म जिससे जनरेट होता था, तो वो सबका फिक्स है। अगर हम ये नंबर चेंज कर दें, अगर आपका रोल नंबर चेंज कर दें, तो वो आपका नहीं रहता बल्कि अगले बच्चे का नाम आ जाता है। इसी तरह से प्रोटॉन नंबर्स का मतलब है नेक्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। हम प्रोटॉन नंबर नहीं चेंज कर सकते, वो फिक्स रहता है। ऑलराइट, ओके। नाइट्रोजन हमारे पास 14 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे होंगे। इसी तरह से मैंने ऑक्सीजन की ये एग्जांपल दी थी आपको, अगर ये सारे 8 हो और ये डिफरेंट हो तो वो सारा उसके आयंस बन जाएंगे, ओके। अब आयंस में, सॉरी, आइसोटोप्स, सॉरी, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है। H11 ये है वो वाला हाइड्रोजन जिसका पानी हम पीते हैं, ये पानी बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। याद है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ इस तरह से मिल जाते हैं। ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जो खुद से 1 1 शो कर रही है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और एटॉमिक मास कितना है इसका अरीशा? 1। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं? प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 0 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन, इसका मास कितना है 1, तो ये अगर इसमें न्यूट्रॉन नहीं है तो इसलिए इसका 1 है मास, वरना नंबर था इसका 1। एक हाइड्रोजन है हमारे पास जिसका ये नंबर है, एक तीसरा हाइड्रोजन है जिसमें ये नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, ये 2 है, ये 3 है। इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूट्रियम और इसको ट्रिटियम। प्रोटियम से जो वाटर, हाइड्रोजन से जो वाटर बनता है वो हम पीते हैं। ड्यूट्रियम से जो ड्यूट्रियम 2, इसका मास कितना है 2 है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स हैं कि नहीं है? हैं। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 1, तो 1 + 1, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन मिला के 2 मास हो गया। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 2, तो 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स है इसमें मिला के 3 हो गया। प्रोटॉन एक ही है सब, ओके। तो इसका जो वाटर बनता है ना, ये पीने के काम नहीं आता। वर्ल्ड में तकरीबन 99.9% इस हाइड्रोजन से वाटर बनता है। ये जो वाटर बनाते हैं इसको कहते हैं हैवी वाटर। ये हैवी वाटर कहां यूज होता है? गाड़ियों को, रेडिएटर को ठंडा करने के लिए। एटॉमिक रिएक्टर्स जो होते हैं ना, जो लिक्विड कूल्ड होते हैं, जो पानी से ठंडे होते हैं, उसमें जो पानी यूज होता है उसको हैवी वाटर, वो ये वाला वाटर यूज है, एटॉमिक रिएक्टर। ठीक है बेटा, इसका ये वाला वाटर क्यों यूज होता है? इसका थोड़ा सा एटॉमिक जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट जरा सा इंक्रीज होता है, 100 से थोड़ा सा ज्यादा हो, ओके। बिल्कुल जैसे आपकी गाड़ी पे पानी डलता है ना रेडिएटर के लिए ठंडा करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही एटॉमिक रिएक्टर का भी कूल करने के लिए इसी तरह की पाइपिंग होती है जिसमें पानी डलता है, उसको हैवी वाटर कहते हैं। 88 में ना, 1988 में चेरनोबिल, यूक्रेन के पास, रशिया के पास करके एक जगह है, उस तरह एटॉमिक रिएक्टर वो ब्लास्ट हुआ था, बेचारा सड़ गया था, बिकॉज उसका हैवी वाटर लीक कर गया था कहीं से। तो गाड़ी का भी पानी अगर लीक कर जाए तो फौरन वो स्टीम सी निकलना शुरू हो जाती है ना, धुएं से, देखा है कभी आपने? तो ये सेम। तो ये हैवी वाटर किससे बना था? ड्यूट्रियम से, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप, और ट्रिटियम। ट्रिटियम इज स्टिल वेटिंग कि आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे उसको जरा डिस्कवर करें, तो इस पे काम करना, ठीक है? हाँ, समझ में आ रहे? आइसोटोप समझ में आ गए? कोई सवाल यहां तक? ये इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए आपको। तो अगर आपको इस तरह से दिया गया हो कोई एलिमेंट, तो आप उसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं ना, ठीक है? अच्छा चलो, अगर निकाल लेते हो तो फिर मुझे ये बताओ, इसका अपना जल्दी से पी, एन और ई बताना है आपने। यूरेनियम, फाइंड पी, ई, एन। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए। रेड में मैंने बंद कर दिया, रेड बॉक्स में बना दिया। प्रोटॉन 92 प्रोटॉन 92 है पक्का? इलेक्ट्रॉन 92। अच्छा चलो मैं लिख दूंगा, प्रोटॉन 92, कोई बच्चा कह रहा है 92। सबसे पहले मुझे न्यूट्रॉन बताओ, मैं 166 126। 66 शाबाश। और इलेक्ट्रॉन्स 97। 92 सर 92 शाबाश, तुम लोगों को ये आ गया। ये इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस जो इजी क्वेश्चन है उसका ये मतलब नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं। ओके, इसको बेटा अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। यहां तक कोई मसला हो गया? गुड ही गुड, आगे चले। चलो, तो ये है न्यूक्लियस के अंदर की बातें। अब आपने इसको याद रखना है। अब यार मुझे एक बात बताओ, ये मैंने यूरेनियम बताया था, यूरेनियम का पी कितना था? 92। और एन कितना आपने मुझे बताया? 166। ये यूरेनियम है, ठीक है। अब इसके 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर ऐसे सैरे कर रहे हैं इसके गेट। यार ये बात नहीं मुझे समझ में आई,
आप कहते हैं प्रोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज होता है, कौन सा चार्ज? अब 92 पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे रह सकते हैं घर में? क्या होएगा इधर? लड़ाई। तो इनका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा फिर? टूटेगा। ठीक है। तो जब 92 सिमिलर चार्जेस एक ही जगह आपने बंद किए हुए और जगह पता है कितनी छोटी सी है, बताया था ना एटम कितना बड़ा और न्यूक्लियस कितना छोटा सा। तो व्हेन यू आर कीपिंग सिमिलर चार्जेस टुगेदर, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, रिपल्सिव फोर्सेस होती है। ऑनलाइन पीपल, सिमिलर चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। रिपेल। रिपेल। मिलोगे फिर प्रोटॉन्स की आपस में, तो फिर ये क्या होगा? यस, तो ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल न्यूक्लियस। ये टूटेगा इंशाल्लाह। दिस अनस्टेबल न्यूक्लियस विल स्प्लिट इनटू कम अज कम टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट ज्यादा भी करते हैं। तो यूरेनियम जो है वो टूटेगा इनटू स्मॉलर, दो एलिमेंट्स में ये ब्रेक होता है। यस, टू एलिमेंट्स बनाता है और इनको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टॉन और बेरियम, ये इसके डॉटर एलिमेंट्स हैं। तो unstable nucleus splits into two or more stable nuclei which are called daughter elements. Okay?